कर्नाटक के शिमोगा में एक धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण धमाका डायनामाइट से हुआ। धमाके के बाद काफी दूर तक दहशत फैल गई। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई। बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस मौके पर है और जांच की जा रही है। धमाका एक ट्रक के पास हुआ। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि विस्फोटक ट्रक के पास रखा था या ट्रक में रखा था। पुलिस को अभी ये भी पता नहीं चल पाया कि मौके पर और भी विस्फोटक है या नहीं। पुलिस एहतियात बरत रही है। धमाके की जगह से लोगों को दूर रखा गया है और इसकी घेराबंदी की गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके धमाके की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। पीएम ने कहा कि राज्य सरकार राहत के सारे इंतजाम कर रही है। ग्यारहवें दौर की बैठक से पहले ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया गया था। सरकार के इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया। किसान संगठनों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और सभी फैसलों पर लाभदायक एमएसपी का कानून बनाने की उसकी मांग कायम है। किसान संगठनों ने फिर कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस और किसानों के बीच आज फिर से बातचीत होगी। अब तक हुई 3 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। कल दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने ट्रैफिक का हवाला देकर तीसरी बार किसानों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान नेता नहीं माने थे। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों के साथ बातचीत में पुलिस एक बार फिर राजधानी के बाहर के रूट पर रैली का ऑफर दे सकती है। कल पुलिस की ओर से किसान संगठनों को इस तरह का प्रस्ताव दिया गया था। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया था कि अगर रैली होती है तो इसमें शामिल होने वाले सभी ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि रैली के बीच आकर कोई हंगामा न कर सके। 26 जनवरी को घोषित ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब के तमाम शहरों से लोग इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट में तो किसान 250 ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर उतरे और ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल किया। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होगी। 20 जनवरी को हुई बातचीत में कोई नतीजा सामने नहीं आया था। आज की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज की बातचीत में भी तोमर के अलावा रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश हिस्सा ले सकते हैं। आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है। पार्टी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बन रहा है। इसको लेकर चले इलेक्शन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब गेंद कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है। माना जा रहा है कि बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है। वहीं कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। गद्दारों को गोली मारने वाले नारों से सियासत तेज हो गई है। हुबली में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की एंट्री ने नया ट्विस्ट ला दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। अब्बास सिद्दीकी ने अपने नए दल को इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम दिया है। सिद्दीकी ने बंगाल की सारी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब्बास सिद्दीकी को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच टीएमसी और बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने 7 पन्नों की शिकायत की, जिसमें अपील की गई कि टीएमसी ने बंगाल में डर का माहौल बनाया हुआ है। ऐसे में केंद्रीय बल की तैनाती पश्चिम बंगाल में की जाए। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में भी डालने का आरोप लगा, जिसकी जांच की मांग बीजेपी की ओर से की गई। टीएमसी ने भी चुनाव आयोग के सामने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। टीएमसी का कहना था कि बॉर्डर से सटे गांव में मोदी सरकार बीएसएफ के जरिए गांव वालों पर बीजेपी को वोट देने का दबाव डाल रही है। वहीं बंगाल में भड़काऊ भाषण के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया। वहीं रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में शामिल करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार के पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन एमसीडी के गरीब कर्मचारियों को देने के लिए नहीं। हाईकोर्ट ने सीएजी को मामले में जांच करने के आदेश देने की चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्ते के भीतर वो एमसीडी को फंड मुहैया कराए, जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश में नई शराब दुकान बढ़ाने पर हो रही बहस के बीच उमा भारती ने सभी बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की मांग कर डाली है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील की है कि जहां-जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में शराबबंदी की तैयारी की जानी चाहिए। उमा भारती ने नीतीश सरकार की जीत की बड़ी वजह शराबबंदी को बताया। कहा, शराबबंदी की वजह से जेडीयू को महिलाओं ने जमकर वोट दिया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोपहर 1:15 बजे होगी। इस दौरान टीकाकरण करा चुके लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से टीकाकरण के अपने अनुभव साझा करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही 50 साल से ऊपर सभी विधायकों और सांसदों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश में फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण चल रहा है और अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। गुरुवार को राजधानी में 5,942 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। पहली बार दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 5,000 के पार पहुंची है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अजीब फरमान जारी किया है। लोक निर्माण विभाग ने लखनऊ के एक प्राइवेट बैंक में खाता खोलने का निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखकर एचडीएफसी बैंक से लखनऊ के हजरतगंज में खाता खोलने की गुजारिश की थी। ये चिट्ठी 19 जनवरी को लिखी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में बैंक में खाता खोल दिया गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदे का काम तेजी से चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दान करने का ऐलान किया है। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने भी 5 लाख रुपए दिए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 1 साल की सैलरी दान देने की घोषणा की, जबकि गौतम गंभीर ने 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। धरने प्रदर्शन के लिए मशहूर संसद भवन के गांधी स्टैच्यू को उनके स्थान से हटाया गया। गेट नंबर 1 के सामने लगी गांधी जी की प्रतिमा को अब गेट नंबर 2 और 3 के बीच में रखा गया है। इस 16 फीट ऊंची गांधी प्रतिमा को अस्थायी तौर पर यहां से हटाया गया है। नए संसद परिसर के निर्माण की वजह से प्रतिमा को हटाने का फैसला किया गया है। जोधपुर में चल रहे भारत और फ्रांस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास में सीडीएस बिपिन रावत भी पहुंचे। बिपिन रावत ने कहा कि इस एक्सरसाइज का भारतीय सेना को काफी फायदा होगा। भारतीय वायुसेना ने दिखा दिया है कि वो दुनिया की किसी भी वायुसेना से कम नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी की। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्लांट की जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कोरोना वैक्सीन के निर्माण का काम नहीं चल रहा था। आग बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर लगी थी। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है। पीएम मोदी ने इस हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की बिल्डिंग में लगी आग की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से बात की। आज सीएम उद्धव ठाकरे खुद पुणे जाएंगे और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस अली अब्बास जफर से पूछताछ के लिए मुंबई में डीएन नगर के रुस्तम जी एलिटा बिल्डिंग पहुंची,
जिस वक्त पुलिस अली अब्बास जफर के घर पहुंची, उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपका दिया। पुलिस ने अली अब्बास जफर को पेश होने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। यूपी पुलिस मुंबई में वेब सीरीज तांडव के राइटर गौरव सोलंकी के घर पहुंची, लेकिन गौरव सोलंकी भी घर से गायब मिले। इसके बाद पुलिस ने गौरव सोलंकी के घर भी 7 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस लगा दिया। तांडव वेब सीरीज के निर्माता और फिल्म से जुड़े लोगों के माफी मांगने के बावजूद विरोध थम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू वाहिनी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया और तांडव वेब सीरीज का पुतला फूंका। जिले की 5 तहसीलों में तांडव का पुतला दहन किया गया। तांडव पर विवाद के बीच एक और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक मुसीबत में घिर गए हैं। यूपी के मिर्जापुर के देहात कोतावली थाने में मिर्जापुर वेब सीरीज के प्रोड्यूसर और अमेजॉन प्राइम के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि इस वेब सीरीज ने धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 4 जनवरी की रात ताबड़तोड़ गोलियां दागकर केला व्यापारी चेतन डूमरा की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 पिस्तौल और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की है। आरोपियों पर अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन नाम के शख्स की हत्या करने आए थे, मगर बगैर पहचान किए उन्होंने चेतन नाम के शख्स को गोली मार दी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के देवरिया में भीषण सड़क हादसे में बीएसएफ जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। छुट्टी पर अपने घर आया जवान अपने दोस्त के साथ बाइक से निकला था, मगर मठिया गांव के पास तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस ने बुलेरो को जब्त करके आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने पौष इलाके में एक बंद मकान में कच्ची शराब बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर बीटा 2 थाना क्षेत्र में सिग्मा सेक्टर में बंद मकान में शराब के अड्डे पर छापा मारा। यहां जहरीली शराब बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस को कच्ची शराब बनाने का सामान और 720 खाली पौवे मिले हैं। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ कर अन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। यूपी के संभल में एक शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मामला चंदौसी कोतावली के आवास विकास कॉलोनी का है। यहाँ एक शख्स कोचिंग सेंटर चलाता है। कोचिंग टीचर ने 7वीं में पढ़ने वाले छात्र को 150 सवाल हल करने के लिए दिए थे। छात्र ने 100 सवालों के जवाब लिखे थे, लेकिन 50 सवाल हल न कर पाने पर शिक्षक ने छात्र को क्रूरता से पीटा, जिससे छात्र की हालत बिगड़ गई। अब छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। आगरा में दवाइयों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र के खासपुर का है। यहां ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि एक कॉलेज में अवैध रूप से दवा का भंडारण किया गया है। ड्रग विभाग ने यहां छापेमारी की तो लाखों रुपए की अवैध दवाएं बरामद हुई। ड्रग विभाग ने कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कि अवैध दवाइयों का ये कारोबार कहां-कहां फैला हुआ है। आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। आज तक और कार्बी इंसाइट्स लिमिटेड के सर्वे के मुताबिक जनवरी 2021 में चुनाव हो तो भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लेगी। सर्वे के नतीजों से पता चला है कि बीजेपी आज 291 सीटें जीत सकती है, जो कि अगस्त 2020 में हुए सर्वे की तुलना में 8 सीट ज्यादा है। एनडीए को मिलाकर देखें तो 321 सीटें, यूपीए को 93 और अन्य को 129 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 43%, यूपीए को 27% और अन्य को 30% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% रही। इससे पहले पिछले साल अगस्त में हुए सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% थी। इस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता में हल्की सी गिरावट देखी गई। सर्वे में पाया गया कि 60% लोग एनडीए के काम से संतुष्ट हैं। सर्वे के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 39% के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14% हैं, जबकि तीसरे नंबर पर 10वीं सदी के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं।